जिसमें बताया गया था कि द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two point charges, static point charges, is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them. And the force acted always along the line joining the two charges. जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा हमेशा दो चार्ज को जो लाइन मिलाते हैं उसी लाइन के अलोंग ये एक्ट करता है। तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये स्टेटमेंट था कूलम्ब्स लॉ का। उसका मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास क्या हमें बताया, थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर चलते हैं। दो चार्जेस हमने देखा, ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होते हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होता है कि एक बड़ा सा बॉडी को भी हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। बड़ा सा बॉडी भी है, उसमें चार्ज है, तो उसको भी हम पॉइंट चार्ज से ट्रीट करेंगे। कब करेंगे कि जब दोनों का, सपोज ये बॉडी है और इसका ये रेडियस है r और इस पे चार्ज है, एक बॉडी यहाँ पर भी है क्या चार्ज, इसको हम पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट कब करते हैं, इसका रेडियस कितना है r। अगर दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है अगर स्मॉल r के लिए, तो ये पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट कब होगा, जब r का वैल्यू जो है कैपिटल R से बहुत ज्यादा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये जो बड़ा शेप का जो बॉडी था वो एक पॉइंट जैसा ट्रीट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। तो ये कंडीशन वैल्यू होना चाहिए, दोनों के बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा होना चाहिए। अगर ये सेपरेशन बहुत ज्यादा है तो ये पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करेगा। क्लियर है? तो मैंने लास्ट क्लास डिस्कस क्या किया स्टेटमेंट पे, कूलम्ब्स स्टेटमेंट पे, कि दो पॉइंट चार्जेस है वो स्टैटिक है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल r, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, द मैग्नीट्यूड माने मैग्नीट्यूड देखें, magnitude of force of interaction between two charges, two static charges, is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them. ये था स्टेटमेंट कूलम्ब्स का। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक फॉर्मूला आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव किया जाए तो एक कांस्टेंट आया था, तो F is equal to K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया। इस k के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। ये k को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जैसे को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये k का जो वैल्यू है, ये k का वैल्यू चेंज करता है मीडियम टू मीडियम। तो k का वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करता है और वो k दो बातें क्या क्या है, k क्या यूनिट ले रहे हैं, इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम कहने का मतलब हुआ कि दो चार्ज के बीच में जो मीडियम है इस मीडियम पे डिपेंड करता है। ये k का वैल्यू दो बातों पे डिपेंड किया, कौन सा यूनिट हम यूज किया जा रहा है, ऐसा यूनिट कर रहे हैं कि सीरीज कर रहे हैं, और दोनों के बीच में जो मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है दो चार्जेस के बीच में उस पे डिपेंड करता है। तो ये k का वैल्यू दो बातों पे डिपेंड किया। अगर हम लेते हैं SI और एक लेते हैं CGS, दो यूनिट लिए। SI में हम k का वैल्यू को क्या लिए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। और CGS में k का वैल्यू हमने क्या यूज किया 1/एप्सिलॉन r। तो यहाँ पे एक नया टर्म आया एप्सिलॉन और एप्सिलॉन r। तो आज हम इसी बात के बारे में जानेंगे कि एप्सिलॉन है क्या, एप्सिलॉन r है क्या। अगर ये दोनों अगर जान जाए अच्छी तरह से तो फिर इस फॉर्मूला को यानी कूलम्ब्स फॉर्मूला को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तभी कूलम्ब फॉर्मूला क्या है, F equal to K times Q1 Q2 divided by r²। So now let us see what is the meaning of epsilon, what is the meaning of epsilon r। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाला है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये दोनों बातें है क्या, इसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर ये फोर्स का कोई महत्व ही नहीं रहा। तो यहाँ पे देखेंगे ये दो बातें हैं क्या, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन r। यहाँ पे हेडिंग डाला गया है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम भी है और यहाँ पे एक टर्म है परमिटिविटी, इसका मतलब होता है परमिट। अब ये क्या परमिट करता है, परमिट मतलब अलाउ होता है, क्या अलाउ करता है, मीडियम क्या अलाउ करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सपोज यहाँ पे एक मीडियम,
एक कोई मीडियम, दिस इज द मीडियम, और यहाँ पे दो चार्जेस हमने ले लिया, एक ले लिया Q1 और एक क्या ले लिया। अब दो चार्जेस है तो दोनों में इंटरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू प्लस, या तो फोर्स इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता है और रिपल्शन हो सकता है। तो दो पॉइंट चार्जेस हमने यहाँ पे यूज किया, बीच में एक मीडियम डाल दिया। अब होता क्या है कि पहले ये मीडियम अगर नहीं था तो क्या था, वैक्यूम था, एयर मीडियम था, तो फोर्स और अट्रैक्शन और रिपल्शन सबसे ज्यादा लगा, कोई ऑब्जेक्शन वहां पे नहीं था। लेकिन बीच में क्या आ गया, एक मीडियम आ गया। तो मीडियम आने से क्या होता है, सपोज मान लें कि ये अपना ये कुछ इफेक्ट जो है Q2 पे डालता है, कितना इफेक्ट डाला देखो तो, चलो इसको कहते हैं इफेक्ट, ये चार्ज का इफेक्ट है, किस पे डाला जा रहा है, ये Q2। कितना इफेक्ट डाला, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ले लेते हैं, चलो ये 10 इफेक्ट्स इसमें डालना चाहते, तो ये चार्ज का जो इफेक्ट है Q2 पे पड़ने वाला है। लेकिन बीच में क्या आया, ऑब्जेक्शन डेवलप हो रहा है, मीडियम ऑब्जेक्शन कर रहा है, यानी इस लाइंस को यहाँ पास होने में मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है देखेंगे, ये क्या परमिट कर रहा है, तो परमिट कौन सी कर रहा है, ये मीडियम है क्या, तो इसमें हम मान लेते हैं 10 इफेक्ट्स है। कितने इफेक्ट्स है, 10 इफेक्ट्स। ये 10 इफेक्ट्स किस में डालने वाला था, Q2 पे, लेकिन बीच में क्या आ गया, मीडियम। तो मीडियम जो है जैसे ये इफेक्ट्स इससे पास होता है तो मीडियम क्या करता है, परमिट करता है, परमिट इट्स ओन फील्ड। इसका मतलब क्या होगा, ये किसको परमिट करता है, ये परमिट करता है मीडियम को कि तुम जाओ और इसके इफेक्ट को कैंसिल करो, यानी इसके इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करो, ताकि ये यहाँ पे कम पहुंच पाए। यानी यहाँ पे जाओ, मीडियम को बोला कि तुम जाके यहाँ पे जाओ, ये जितने भी इफेक्ट्स इसके पास जा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करो, ताकि यहाँ कम से कम इसको इफेक्ट करे। तो मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, दिस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी है क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ड्यू टू व्हिच it absorb the effect of charge which is applied on the another charge। जो दूसरे पे ये क्या करने वाला था, अप्लाई करने वाला था। तो अब बताओ ये जब एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन होता है, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके इफेक्ट को, किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इफेक्ट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ चार्ज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मान लें कि यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पे इसके पास आया, चलो यहाँ पे 6 है, कितना है, 6 इफेक्ट्स है। तो बता कितने इफेक्ट्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया मीडियम, 4। तो 4 इफेक्ट्स जो है यहाँ पे मीडियम इसका एब्जॉर्ब कर लिया, 4 इफेक्ट्स ये एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब किया तो पहुंचा कितना, 6। तो पहले अगर ये एयर मीडियम था, वैक्यूम था, तो पहले ज्यादा इफेक्ट जा रहा था 10, लेकिन जैसे मीडियम आया तो इफेक्ट्स इसके कितना जा रहा है, 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम क्या किया, जितने सारे इफेक्ट्स इससे आ रहा था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है मीडियम का। तो इसका डेफिनेशन को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, क्या है इसका डेफिनेशन, ये अपना फील्ड को परमिट करता है कि तुम जाओ वहां पे और इसके इफेक्ट को क्या कर लो, एब्जॉर्ब कर लो। तो कहते हैं परमिटिविटी क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज of the medium due to which it absorbs the effect of charge which is applied to another charge। जो दूसरे चार्ज पे ये लगाने वाला था, जो
property is called permittivity of the medium. इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं permittivity of the medium. तो परमिट किसको दिया? परमिशन दिया मीडियम को, इसको परमिशन नहीं दिया अलाउ करने का, परमिशन दिया मीडियम को ताकि वो उस इफेक्ट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके. दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. क्लियर? ना इस परमिटिविटी को हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन. इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन. ये परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं. तो ये परमिटिविटी जो है अगर ये बढ़ता है, अगर यहाँ पे परमिटिविटी बढ़ता है मीडियम का, तो इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या होगा? इफेक्ट ऑफ चार्ज होता क्या? डिक्रीज हो जाएगा. अगर परमिटिविटी इंक्रीज होगा तो इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या होगा? डिक्रीज. इसका चार्ज का इफेक्ट इसमें आप क्या करें? डिक्रीज करेगा. इफेक्ट ऑफ चार्ज करने का मतलब हुआ लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस. और इससे जो लाइंस बाहर जा रहा है, इन्फ्लुएंस बाहर जा रहा है, उसको क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है. ये परमिटिविटी उसको एब्जॉर्ब करता है. इसको हम ऐसे बोल सकते हो, इफेक्ट ऑफ चार्ज को कैसे बोल सकते हैं? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है दो चार्जेस के बीच में, उसमें डिक्रीज हो जाता है. अगर ई का यानी एप्सिलॉन का वैल्यू अगर बढ़ता है तो ये सब वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा. इफेक्ट ऑफ चार्ज डिक्रीजेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस आल्सो डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस आल्सो डिक्रीजेस. क्लियर? तो ये रहा परमिटिविटी. परमिटिविटी जो होता है मीडियम का एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो इफेक्ट ऑफ चार्ज को एब्जॉर्ब करता है. चलो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक मीडियम की बात करें. एक ऐसा मीडियम लेते हैं जहां पे परमिटिविटी सबसे मिनिमम होता है. चलो एक लेते हैं वैक्यूम. वैक्यूम कहने का मतलब होता है जहां पे कोई एयर पार्टिकल ना. और एक लेते हैं एनी मीडियम, कोई मीडियम ले, चाहे वाटर हो, वैक्स हो, माइका हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, ये सब मीडियम है. वैक्यूम में एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे मिनिमम होता है और इसी मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट. इस मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट. और इसका जो वैल्यू होता है 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है. सबसे मिनिमम वैल्यू जो वैक्यूम का एप्सिलॉन का, उसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं. इसका वैल्यू इतना 10 टू द पावर -12 सबसे मिनिमम वैल्यू. एनी मीडियम की बात करें, कोई मीडियम, वैक्यूम को छोड़कर कोई मीडियम ले लो, जैसे वाटर ले लिए, प्लास्टिक ले लिए, माइका ले लिए, मेटल ले लिए, कोई मीडियम ले लें, तो वहां पे एप्सिलॉन का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा. तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा दो चार्जेस के बीच में? वो घट जाएगा. किसी मीडियम में जाए तो इसका वैल्यू जो है इससे ज्यादा हो जाएगा. और जब इससे ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? कम. एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इफेक्ट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे. इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया है, इस वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लिया गया. स्टैंडर्ड, इसको याद रखना. अब हम बात करें परमिटिविटी के बाद एक आता है रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम बोल सकते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसका और एक नाम से यहाँ जाता है, इसे हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. रिलेटिव परमिटिविटी नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव मतलब किसी से रिलेशन लेना. रिलेशन क्या लेना है? हमने देखा कि एयर मीडियम का परमिटिविटी सबसे मिनिमम होता है, उसका वैल्यू ये होता है. इस पे स्टैंडर्ड मान लिया गया. अगर हम कोई दूसरा मीडियम की बात करें, चलो और एक मीडियम ले लें, चलो हम ले लेते हैं वाटर.
और यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 और Q। ठीक है, अब बीच में वाटर आ गया, एयर मीडियम से वाटर आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस वाटर मीडियम में अब दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो उससे जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसका परमिटिविटी क्या है। तो इस वाटर का जो परमिटिविटी अब होगा, अब इससे ज्यादा होगा, किससे? एयर मीडियम से। कितना ज्यादा होगा? वाटर का जो परमिटिविटी है एयर मीडियम का परमिटिविटी से कितना ज्यादा होगा, उसको रिलेट करने के लिए, उसे कंपेयर करने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और उसे को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दो चार्जेस के बीच में, एयर मीडियम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है और इसके परमिटिविटी से कितना ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यानी रिलेट करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? एयर मीडियम से। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन होता है, ये रेशियो होता है। रेशियो क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, इसी को बोल सकते हैं वैक्यूम। दोनों को हम लोग एक ही ले लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है दोनों के बीच में, फिर बताएंगे कि दोनों कैजुअल कर लेते हैं, दोनों एक ही है, एयर मीडियम बोलो या वैक्यूम। ये दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से एनी मीडियम के लिए। चलो एम करते हैं। एम का मतलब हुआ एनी मीडियम और एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ एयर मीडियम। इसको बोलते हैं रिलेटिव। ये फॉर्मूला डेवलप हुआ। तो रिलेटिव परमिटिविटी है क्या? ये बताता क्या है कि एयर मीडियम के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम का परमिटिविटी कितना ज्यादा है। तो उस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग लाते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अभी देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लें क्या हो सकता है। ये एक्चुअली प्योर रेशियो है, ऊपर में जो है नीचे जो वही है, सेम क्वांटिटी है। ऊपर का फिजिकल क्वांटिटी नीचे का फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो ये क्या बन गया? प्योर रेशियो। इट इज ए प्योर रेशियो। और जब प्योर रेशियो होता है तो उसका कोई डिफरेंट डायमेंशन नहीं होता, सो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है। क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता है उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, ये क्लास 11 में मैंने डिस्कस किया था। तो प्योर रेशियो का कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर है? ये जो एप्सिलॉन आर होता है ये मीडियम के रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डेंस होता है उतने ही उसकी परमिटिविटी क्या हो जाती है? ज्यादा होते चल जाती है। तो परमिटिविटी वो रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये परमिटिविटी का जो वैल्यू है, अगर ये ज्यादा हो जाए, इफ एप्सिलॉन आर इज इंक्रीजेस, किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अगर ज्यादा हो जाए, तो समझ लो कि दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम आ गया और यहाँ इसकी परमिटिविटी ज्यादा हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहाँ से जो लाइंस जा रहे थे कहाँ पे? Q2 पे। इस लाइंस के नंबर में क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तो इसका नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो प्रभाव डाल रहा था, यहाँ पे जो इफेक्ट डाल रहा था, उस इफेक्ट का वैल्यू क्या हो जाता है? कम। अगर ये ज्यादा होता है तो इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ चार्ज भी क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। अगर ये ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ चार्ज डिक्रीजेस, दैट मींस लाइंस ऑफ फोर्सेस आल्सो डिक्रीजेस इन दिस मीडियम। क्लियर है? नेक्स्ट है, हम बात करें कि एप्सिलॉन आर का जो कुछ वैल्यू होता है इस पर्टिकुलर मीडियम के लिए, कुछ वैल्यू है जिसको याद कर लें। अगर याद नहीं भी करें तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे है मीडियम जिसका वैल्यू तुमको याद रखना चाहिए प्रॉब्लम बनाते समय। ठीक है? ना इसका वैल्यू देखते हैं एप्सिलॉन आर का। अगर हम बात करें वैक्यूम,
इसका वैल्यू को हम लेते हैं 1.000 वैक्यूम के लिए। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन मीडियम के लिए बात करें तो इसका वैल्यू होता है 1.003। अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर हम ड्राई एयर के लिए बात करें, एयर मतलब उसमें O2 भी मिला रहता है, N2 भी रहता है, सब मिक्स रहता है, तो इसका कुछ वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो जाता है 1.005 में। ठीक है, देखो ये अप्रॉक्स सबका जो वैल्यू है करीब करीब एक ही जैसा लग रहा है, इसलिए तीनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, चाहे वैक्यूम के लिए बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ड्राई एयर के लिए बात करें, एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम क्या यूज करेंगे 1। क्लियर? नेक्स्ट, अगर एप्सिलॉन आर, अगर वैक्स के लिए बात करें, ये सब याद करने की जरूरत भी नहीं है अगर दिया गया है। एप्सिलॉन आर अगर हम ग्लास के लिए बात करें तो ये 3 to 4 के बीच में वैरी भी करता है, ग्लास भी बहुत डिफरेंट होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर रबर के लिए बात करें तो ये 6.7 के लगभग होता है। एप्सिलॉन आर अगर माइका के लिए बात करें तो ये 7 to 10 के बीच में लाई करता है। एप्सिलॉन आर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वाटर ये कभी कभी दिया भी नहीं रहता, तो ये तीनों वैल्यू को जरूर याद कर लें, वाटर का जरूर याद कर लें। वाटर का वैल्यू एक्चुअली 81 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस द एक्चुअल वैल्यू। वाटर का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है 81। अगर हम मेटल की बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मेटल की बात, मेटल मींस कंडक्टर, इसका वैल्यू को हम लेते हैं इनफाइनाइट। वैल्यू को क्या लेते हैं इनफाइनाइट। तो ये सब वैल्यू है जो रिलेटिव परमिटिविटी का है, इसको याद कर लेंगे। नहीं भी याद करेंगे तो भी एग्जाम में दिया जाएगा इसका वैल्यू। तो इन जनरल अगर बात किया जाए, अगर ब्रॉड सेंस से बात किया जाए तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू देखिए कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, जब भी होगा तो 1 से क्या होगा बड़ा, और ये 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। इसको याद रखिए, ये जनरल वैल्यू 1 से बड़ा होगा, इन्फिनिटी से क्या होगा छोटा होगा। किसका वैल्यू एप्सिलॉन आर का। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्सिलॉन आर के बारे में, कि एप्सिलॉन आर जो होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, एज टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, देन एप्सिलॉन आर डिक्रीजेस। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा। क्लियर? एक एग्जांपल देते हैं, एक एक्सपेरिमेंट पाया गया, चलिए एप्सिलॉन आर अगर वाटर का ले, और वाटर का अगर हम 20 डिग्री की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 80 या 81। लेकिन अगर एप्सिलॉन आर अगर वाटर का, सिर्फ वाटर का अगर हम बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका वैल्यू हो जाता है 78.5, तो कुछ कम हो गया। 20 डिग्री पे 80 पाया गया, 25 पे 78.5 पाया गया। यानी वाटर का जो टेम्परेचर बढ़ा दे तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? नाउ क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन given by एप्सिलॉन आर। ये क्या इंफॉर्मेशन दिया, थोड़ा सा देखेंगे। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला अगर हम एप्सिलॉन एम निकाला जाए तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे,
इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम का ये परमिटिविटी, वाटर मीडियम ले लें, प्लास्टिक ले लें, माइका ले लें, ग्लास ले लें, कोई मीडियम की बात करें तो उसकी परमिटिविटी को बोलते हैं एप्सिलॉन एम। ये है क्या, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ये तो पता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका वैल्यू फिक्स होता है, पता है, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम या फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हैं। इसका वैल्यू फिक्स होता है। कितना वैल्यू होता है? 8.85 10⁻⁻12। इसका यूनिट के बारे में बताएंगे। ये कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कैसे आता है बाद में समझ करेंगे। यहाँ पे देखें एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी को डायरेक्टली कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये किससे मल्टीप्लाई किया गया? एप्सिलॉन नॉट। ये किसी मीडियम का परमिटिविटी है, तो किसी मीडियम का परमिटिविटी ये शो करता है कि वो एयर मीडियम का परमिटिविटी से कितना टाइम्स ज्यादा है। किसका? ये एप्सिलॉन आर जो है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल ऐसे जैक बोर्ड में पूछा गया था 2018 में। ये जैक बोर्ड का एक क्वेश्चन था कि एप्सिलॉन एम का वैल्यू दिया हुआ है 81। ये किसके लिए है? वाटर, सॉरी एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर दिया हुआ है वाटर का कितना? 81। और कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन एम जो है ये क्या है? ये परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी है एयर का एंड वाटर। परमिटिविटीज एयर मीडियम एंड वाटर मीडियम का ये परमिटिविटी। अब चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8 टाइम एप्सिलॉन एम। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 81 टाइम्स एप्सिलॉन एम। थर्ड ऑप्शन एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 8 टाइम एप्सिलॉन नॉट। एंड डी ऑप्शन एप्सिलॉन एम 81 टाइम्स एप्सिलॉन। व्हिच वन इज करेक्ट? ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन 2018 का कह रहा है कि ये एप्सिलॉन आर गिवन है, तो वैल्यू क्या होता है एप्सिलॉन आर का? अगर हम यहां पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? एप्सिलॉन एम ये वाटर का हो गया, इसको W कर देंगे, ये वाटर है, वाटर का परमिटिविटी। यहाँ पे क्या डालेंगे? कितना डाला है रिलेटिव परमिटिविटी? 81। और इसका वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? इससे क्या मतलब हुआ कि वाटर का जो परमिटिविटी होता है एयर के परमिटिविटी से कितना टाइम्स ज्यादा है? 81 टाइम्स। 81 टाइम्स ज्यादा है किससे? एयर मीडियम के परमिटिविटी से। किसका परमिटिविटी? वाटर का। तो इस फॉर्मूला से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये बताता है, तो यहाँ पे 81 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये किसी मीडियम का परमिटिविटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये इंफॉर्मेशन देता है। सपोज अगर हम वैक्स की बात करें, वैक्स का रिलेटिव परमिटिविटी दिया है 2, तो ये 2 क्या इंडिकेट करता है कि वैक्स जो है, वैक्स का जो रिलेटिव परमिटिविटी है, वैक्स का रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। तो ये बता रहा है कि वैक्स मीडियम का जो परमिटिविटी है वाटर सॉरी एयर मीडियम के परमिटिविटी से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो ये रिलेटिव शो करता है कि एयर मीडियम के परमिटिविटी से कितना वो उस मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये रहा रिलेटिव परमिटिविटी। और एक पढ़े हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यस। तो नेक्स्ट क्लास इसको हम देखेंगे, इसका मॉडिफाइड फॉर्म, थोड़ा सा मॉडिफाइड
मॉडिफाइड फॉर्म, किसका मॉडिफाइड फॉर्म देखना है? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का हम लोग देखेंगे मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो सकता है, एक एसआई में और दूसरा सीजीएस में। अब हम जो सारा चीज बात जान गए यहाँ पे, इसका वैल्यू होता है k टाइम्स, यानी k का वैल्यू यहाँ पे क्या यूज करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या यूज करते हैं f इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन r q1 q2 डिवाइडेड बाय r। अब ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r और q1 q2 डिवाइडेड बाय r। अब इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं किसी भी मीडियम के लिए, एनी मीडियम के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी कोई मीडियम का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एयर मीडियम की बात करें तो एयर मीडियम बताओ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर मीडियम के एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या होता है 1, देन q1 q2 डिवाइडेड बाय r। ये हुआ एयर मीडियम का फोर्स। अगर इसमें एयर मीडियम की बात करें सीजीएस सिस्टम में, then f air is equal to how much, इसका वैल्यू क्या होता है 1, so value will be q1 q2 divided by r। तो ये हुआ कूलम्ब्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। इसको एयर मीडियम की बात करेंगे, यहाँ भी एयर मीडियम की बात करेंगे, ये सीजीएस के लिए होता है और ये एसआई के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। इसके बाद 1 कूलम्ब को कैसे डिफाइन करेंगे और रिलेशन क्या होता है फोर्स के टर्म में, एप्सिलॉन r का वैल्यू फोर्स के टर्म